तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा चैनल ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के बीच में है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 6 डिग्री चैनल। तो देखिए ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ग्रेट चैनल जो है ये इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच में है। पाक जल संधि जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। कोको जल संधि भारत के उत्तरी अंडमान एवं म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहे जो है स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शासन के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो देखिए 32 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। माहे स्थान जो है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के शासन क्षेत्र के अंतर्गत है। माहे स्थान केरल तट पर है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 4 भागों में बंटा हुआ है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 भाग है: यमन, पुदुचेरी, कराईकल एवं माहे। यमन स्थान जो है आंध्र तट पर स्थित है। पुदुचेरी एवं कराईकल तमिलनाडु तट पर स्थित है। माहे स्थान केरल तट पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी थी, जिसमें 4 स्वायत्त क्षेत्र यमन, पुदुचेरी, कराईकल एवं माहे हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पुदुचेरी है। फ्रांस की सरकार ने वर्ष 1954 में भारत में अपने क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप दी थी। वर्ष 1954 से वर्ष 1962 तक भारत के फ्रांसीसी क्षेत्रों को अधिकृत क्षेत्र की श्रेणी के रूप में रखा गया है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के अंतर्गत पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश और निर्माण करके फ्रांसीसी कॉलोनी के सभी 4 क्षेत्रों यमन जो है पुदुचेरी, कराईकल एवं माहे को केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो है लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन पर्वत चोटी महान हिमालय में नहीं है। तो 33 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गॉडविन ऑस्टिन चोटी महान हिमालय यानी बृहद हिमालय में नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन चोटी केटू चोटी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। गॉडविन ऑस्टिन चोटी केटू चोटी जो है ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित जो है ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी काराकोरम की चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। यह जो चोटी जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है। यह चोटी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा एवं जो है केदारनाथ चोटियाँ बृहद हिमालय की हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। 34 का होगा ए ऑप्शन, कर्नाटक। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के जो है कुर्ग जिला के जो है ब्रह्मागिरी पहाड़ी से है। कावेरी नदी की द्रोणी तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल एवं कर्नाटक में है। कावेरी द्रोणी का सबसे जो है अधिक विस्तार तमिलनाडु में है। कावेरी नदी का मुख्य बहाव मार्ग कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से है। कावेरी नदी का जो है सदा नीरा नदी है। हेमावती, लोकापावनी, हेरांगी, सिमसा और अकारवती कावेरी नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी और स्वर्णावती, भाविनी तथा अमरावती कावेरी नदी के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। शिवसमुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 35 है कि तिलैया परियोजना किस नदी पर है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बराकर नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। तिलैया परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। तिलैया परियोजना झारखंड राज्य के कोडरमा जिला में स्थित है। तिलैया परियोजना 21 फरवरी 1953 में कार्यशील हुआ। तिलैया परियोजना दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बेलाडीला खान कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। बेलाडीला खान जो है लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध खान है। बेलाडीला खान हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला खान से निकाले गए लौह अयस्क को जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह से बाहर भेजा जाता है, मुख्य रूप से जापान एवं दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि ओडिशा राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं मिलती है। 37 का बी ऑप्शन, तेलंगाना। ओडिशा राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य से नहीं मिलती है। ओडिशा राज्य की सीमा 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश से मिलती है। ओडिशा का उत्तरी पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से, उत्तरी सीमा झारखंड से, पश्चिमी सीमा जो है छत्तीसगढ़ से तथा दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश से मिलती है। ओडिशा का पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ एक तट रेखा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। सी ऑप्शन, केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। रावतभाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है राजस्थान में है। नरौड़ा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है स्थित नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि इंदौर शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है। तो 39 का होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। इंदौर शहर NH47 तथा NH52 के जंक्शन के निकट स्थित है। NH46 जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर से बैतूल तक है। इसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। NH47 गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के बामनबोर से महाराष्ट्र के नागपुर तक 1006 किलोमीटर लंबी सड़क है। NH52 जो है पंजाब के संगरूर से कर्नाटक के अंकोला तक 2317 किलोमीटर लंबी मार्ग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि शिक्षा के क्षेत्र की हार्टेंग समिति किस वर्ष गठित की गई थी। 40 का होगा ई ऑप्शन। तो शिक्षा के क्षेत्र के हार्टेंग समिति का गठन उपयुक्त में से किसी वर्ष नहीं की गई। 1929 में फिलिप हार्टेंग की अध्यक्षता में भारत में शिक्षा के विकास का रिपोर्ट देने के लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि मिडिल स्कूल उत्तर पर ही व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को जोड़ा जाए। इससे रोजगार परक शिक्षा का विकास होगा। साथ ही साथ कॉलेज स्तर पर अनावश्यक भीड़ जो है रुकेगी। 1944 में शिक्षा पर जो है सार्जेंट योजना लाया गया था। आधुनिक शिक्षा का भारत में जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन सा है। तो देखिए 41 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, 1878 से 1880। द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध का काल 1878 से 1880 ईस्वी था। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन भारत का वायसराय बना। लीटन को भारत में निश्चित आदेश देकर जो है भेजा गया था कि अफगानिस्तान के अमीर के साथ एक व्यावसायिक संधि करे। दूसरी ओर जो है अफगानिस्तान का अमीर इंग्लैंड और अफगानिस्तान का रूस दोनों की मित्रता को बनाए रखना चाहता था और दोनों में से किसी को जो है ऑपरेशन नहीं करना चाहता था। फलतः दोनों से दूर रहना चाहता था। अफगानिस्तान के अमीर की तटस्थता की यह नीति था कि उनके द्वारा रूस को कहीं अधिक महत्व देने की नीति से लॉर्ड लीटन नाखुश हो गया एवं अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का निश्चय क्या है। लीटन के आक्रमण के फलस्वरूप अफगानिस्तान का तत्कालीन अमीर शेर अली भाग गया और रूसी तुर्किस्तान में जो है शरण लिया। उसकी मृत्यु
उसकी मृत्यु जो है 1879 में हो गई। शेर अली का पुत्र याकूब खां अंग्रेज़ों के साथ संधि करके 1879 ईस्वी में अफगान की गद्दी पर आया, लेकिन उसे फिर गद्दी से हटा दिया गया। 1880 में ब्रिटेन में उदारवादी दल की सरकार बनी, फलतः भारत में वायसराय लॉर्ड लिटन त्यागपत्र दे दिया। लिटन की जगह रिपन भारत का वायसराय बना। रिपन के समय अफगानिस्तान का नया अमीर शेर अली का भतीजा अबू रहमान बना था। अबू रहमान को रिपन के द्वारा मान्यता दी गई। इस प्रकार 1878 ईस्वी से शुरू आंग्ल अफगान युद्ध को पूरी तरह जो है विराम लग गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 1842 ईस्वी का शुरुआत लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी द ग्रेट गेम का हिस्सा था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस राज्य का जनजाति विद्रोह था? तो 42 का राइट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। तो देखिए चेंचू जनजाति जो है विद्रोह आंध्र प्रदेश का जनजाति विद्रोह था। चेंचू जनजाति विद्रोह जो 1921 से 22 ईस्वी में जो आंध्र प्रदेश के नलमल पहाड़ी क्षेत्र में हुआ जनजाति विद्रोह था। यह विद्रोह नलमल पहाड़ी क्षेत्र पर बढ़ते प्रभाव एवं नियंत्रण के विरुद्ध था। यह विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश के नलमल पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के वन नीति के विरुद्ध था। चेंचू जनजाति विद्रोह का नेता जो है हनुमंधु थे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 43 है कि निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो 43 का होगा ए ऑप्शन, बेंजामिन डिज़रेली। बेंजामिन डिज़रेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बेंजामिन डिज़रेली विद्रोह के काल में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी का प्रमुख नेता था। अंग्रेज इतिहासकार T.R. होम्स ने इस विचार को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया कि 1857 ईस्वी का विद्रोह बर्बरता तथा सभ्यता के जो है बीच युद्ध था। जॉन लॉरेंस तथा सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था। जेम्स आउट्रम तथा W. टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह विद्रोह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल का है? तो बी ऑप्शन, रिपन। तो भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के काल का है। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा है। रिपन ने भारतीय मिल मजदूरों की अवस्था को सुधारने के लिए पहला फैक्ट्री जो है एक्ट 1881 पारित किया गया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 के उपबंध केवल उन कारखानों पर लागू थे जहां 100 से अधिक श्रमिक काम करते थे। प्रथम फैक्ट्री एक्ट द्वारा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की अवस्था को सुधारा गया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में काम लगाना प्रतिबंधित किया गया था। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करने का समय निर्धारित किया गया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट से फैक्ट्री से खतरनाक मशीनों के पास घेरा अर्थात फेंस लगाना आवश्यक किया गया। इस एक्ट नियमों के परिपालन के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जो है एंड्रयूज फ्रेजर लॉर्ड कर्जन के काल में जो है गठित किस आयोग का अध्यक्ष था? तो ए ऑप्शन, पुलिस आयोग। तो सर एंड्रयूज फ्रेजर लॉर्ड कर्जन के काल में गठित पुलिस आयोग का अध्यक्ष था। फिर है कि भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी रहा था। कर्जन के विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया गया था। कर्जन ने पुलिस आयोग में सुधार के लिए एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में एक पुलिस आयोग गठित किया। वर्ष 1903 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कर्जन के काल में 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन ने एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग जो है गठित किया था। कर्जन ने वर्ष 1901 में कोलोनी स्कंट मॉनफ्रिक की अध्यक्षता में जो है एक सिंचाई आयोग गठित किया गया था। इस सिंचाई आयोग ने सुझाव दिया था कि सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए
अगले 20 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ जो है 50 लाख रुपया अतिरिक्त खर्च किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कि शिक्षा की सार्जेंट योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष की है? तो सी ऑप्शन 1944। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 की है। 1944 में केंद्रीय शिक्षण जो है मंत्रणा मंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जिसे प्रायः सार्जेंट योजना कहा जाता है। सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रनादाता हैं। विश्वविद्यालय आयोग 1948 इसमें एस राधा कृष्णन की अध्यक्षता में बनाया गया, इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय आयोग 1948 इसमें एस राधा कृष्णन की अध्यक्षता में बनाया था, इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो 47 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से संबंधित सभी तथ्य सही है। 1935 के अधिनियम द्वारा गवर्नरी प्रांतों को एक नई संवैधानिक प्रतिष्ठा प्रदान की गई। प्रांतों को द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता मिल गया और आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद लगभग समाप्त हो गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम जो है द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। फिर है कि द्वैध शासन को प्रांत स्तर पर समाप्त करना तथा केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू करना इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 48 का होगा ए, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्य करेंगे, इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो है अर्हताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्त का उल्लेख है और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति पद के शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि से संबंधित बातों का उल्लेख है। नेक्स्ट कहा था कि भोला पासवान शास्त्री कब बिहार के मुख्यमंत्री बने? डी ऑप्शन। तो देखिए भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। भोला पासवान शास्त्री जी ने 1968, 1969 एवं 1971 में बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किए। भोला पासवान शास्त्री पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री का द्वितीय काल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री का द्वितीय काल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक रहा था और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री का तृतीय काल जो है ये 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री का तीसरा कार्यकाल ये 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1971 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कहता बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष जारी किया गया था? 50 का सी 2008। बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोड मैप 2008 में जारी किया गया था। बिहार सरकार द्वारा अब तक 4 कृषि रोड मैप जारी किए जा चुके हैं। बिहार के प्रथम कृषि रोड मैप की अवधि 2008 से 2012 थी। द्वितीय कृषि रोड मैप की अवधि 2012 से 2017 थी। तृतीय कृषि रोड मैप की अवधि 2017 से 2022 थी और बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 2028
तक के लिए है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना के बापू सभागार में किया गया। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप में सफल विविधता, तिलहन उत्पादन, मोटे अनाजों के उत्पादन आदि में वृद्धि को मुख्य तत्व के रूप में शामिल किया गया। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के तहत 2023 से 2028 ईस्वी तक कृषि से संबंधित विभिन्न स्कीमों और प्रोजेक्टों के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए का व्यय दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो संख्याओं का HCF और LCM जो है क्रमशः इतना इतना है। यदि पहली दो संख्या 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होती है। दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो है दूसरी संख्या की यदि बात करें तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? तो सेकंड नंबर बराबर होगा 900 गुने 900। तो 900 गुने 900, तो 900 कितना है? 900 यानी 900 है आपको, 900 है 44, ठीक है, 900 है 264, ठीक है। तो क्या होगा? 44 गुने 264 बटा में पहली संख्या। तो पहली संख्या देखिए कहता है यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 आता है। तो संख्या क्या होगा? 2 गुने 44। संख्या क्या हो जाएगा? 2 गुने 44 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए ये कट जाएगा तो कितना होगा? 2 1 2 2 3 6 2 3 4 यानी 132। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि x² - 7x + 12 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणनफल मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो c कितना है? 12, a कितना है? 1। तो 12/1 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो 53 का देखें तो देखिए कि नींबू, इमली, ठीक है, नींबू इमली सभी खट्टे होते हैं जबकि चीनी मीठा होता है, अतः चीनी इन सभी में अलग है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें कहता है जो है एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। पहचानिए कि कौन सा जो है कथन पर्याप्त है। तो कथन एक है कि देखिए प्रश्न है कि विमला की उम्र क्या है, ठीक है, विमला की उम्र क्या है? तो कथन है कि विमला, कमला और सुधा सारे समान उम्र के हैं। विमला, कमला और जो है अमला की कुल उम्र 32 वर्ष है और अमला की उम्र विमला और कमला दोनों की उम्र के बराबर है। तो देखिए 54 की यदि बात करें तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि यदि हम मान लेते हैं कि विमला, कमला और अमला तीनों का उम्र x है, ठीक है। तो और कहता है कि उसका कुल उम्र 32 है तो 3x बराबर होगा 32, ठीक। तो x बराबर होगा 32/3, x बराबर 32/3। अतः विमला की उम्र जो है कथन 2 से पर्याप्त है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन केवल जो है आंकड़ा 2 क्या है? पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर देखिए 55। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद तो 5:3 है। 5 वर्ष बाद जो है 10 और 7 हो जाता है। कितना होता है? 10 और 7। इन दोनों में अंतर देखिए, 5 और 10 में 5 का अंतर है, 7 और 3 में 4 का अंतर है। अंतर समान करना है तो 7 और 3 में 10 और 7 में कितना का अंतर है? 3। तो ऊपर वाले के 3 से गुना कर दीजिए। 5 और 3 में कितना का अंतर है? 2। तो नीचे वाले के 2 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और 3 तिया 9। ये हो जाएगा आपको 10 दूनी 20 और 7 दूनी कितना? 14। अब देखिए इन दोनों में देखिए 15 और 20 में 9 और 14 में कितना का अंतर है? 5। तो 5 जो है इस 5 यूनिट इस 5 के बराबर होगा, ठीक। तो हमको कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अंतर, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान 1 होगा। तो देखिए 20 और 14 में कितना का अंतर है? 6 का। तो 6 यूनिट का मान 6 होगा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 55 का। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ जो है कमा रहा था? तो यहाँ पे देखिए 10% जो है करा कि बेचते समय 10% की सीमा तक बेईमानी की। तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10 बटा में 100 बेईमानी की यानी उसको लाभ हुआ, ठीक है।
तो कहता है कितने जो है प्रतिशत तक लाभ कमा रहा था, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना होगा 21%, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 है कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% जो है साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल ने 30 जो है अधिक ब्याज जो है मिला है, ठीक है, 30 अधिक ब्याज मिला उनके द्वारा निवेशित राशि। तो देखिए ये जो है 5, तो इसका हो जाएगा कितना, रहीम का होगा 15%, ठीक। और उसके बाद जो है कौन है, उसका हीरालाल का कितना होगा 7 × 2, तो कितना होगा 14%। इन दोनों में अंतर है 1% का, 1% किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा, ठीक है। तो 100% निकाल लीजिए, तो 100% किसके बराबर होगा, 100% हो जाएगा 30/100 यानी 3000 के बराबर, ठीक है। कितना तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये जो है 1% 30 के बराबर है, ठीक है। 1% यदि 30 के बराबर है तो बी ऑप्शन, ठीक है, 3000, ठीक है। कितना हो जाएगा 3000 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 है कि ए जो है एक कार्य का 66 / 2/3 भाग 8 दिन में करता है। बी जो है ए से 40% कम जो है कार्यकुशल है, दोनों 5 दिन तक एक साथ करता है और फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। सी इस कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। ए और सी मिलकर जो है कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मान लीजिए जो है ए जो है ए एक कार्य का 66 / 2/3 जो है 8 दिन में, यानी 66 / 2/3 ये 8 दिन में, तो ये हो जाएगा 6 × 18 = 2 20, ठीक है। 6 × 18 = 2 20 बट्टा कितना 3, ठीक है। प्रतिशत जो है देंगे तो 2 जीरो 2/3 भाग, इसका मतलब होगा कि 2/3 भाग जो है कितने दिनों में करता है 8 दिन में, ठीक है। तो 1 भाग कितने दिनों में करेगा, तो 1 भाग कर जाएगा आपको कितना, तो 12 दिन में, ठीक है। 1 भाग काम करेगा 12 दिन में, ठीक है। तो 1 भाग कितना 12 दिन में, ठीक। अब देखिए क्षमता यदि ले ए और बी, ए का क्षमता 100 है तो बी का क्षमता क्या होगा 60 होगा, क्योंकि 40% कम कुशल है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा ये 5:3 हो जाएगा, ठीक। तो कुल कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुने समय, कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय। तो टोटल जो वर्क होगा ये होगा 5, और 1 दिन में जो है क्षमता है 5, 1 भाग काम 12 दिन में करता है, तो गुने 12 × 5 = 60, तो 60 हो जाएगा। अब देखिए ए + बी द्वारा जो है 5 दिन में किया गया कार्य, ए + बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा कितना 5 + 3 8, इसका एफिशिएंसी ए बी का 8, तो 8 × 5, 8 × 5 कितना होगा 40, ठीक है। तो 40। अब देखिए कि सी की क्षमता यदि आप निकालेंगे तो सी की क्षमता क्या है, तो सी शेष कार्य को 6 दिन में करता है, ठीक है। सी जो है शेष कार्य, अब देखिए 60 में से 40 काम हो गया तो बचा कितना 20 काम, ठीक है। तो 20 काम जो है ये 6 दिन में करता है सी, तो 20/6 यानी कितना होगा 10/3, ठीक है। कितना होगा 10/3 यानी सी की क्षमता। तो अभिष्ट समय क्या होगा, तो अभिष्ट समय होगा 60 बट्टा में 10/3 और प्लस में ए और सी कर रहा है, तो ए सी का है 10/3 और ए कर रहा है, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 10/3 + 5, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 7 सही 1/5 दिन, ए ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, तो ई ऑप्शन। तो देखिए यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। मालदीव की राजधानी माले है, ठीक है। मालदीव की जो राजधानी है ये क्या है, माले है। यह जनसंख्या एवं देखिए जनसंख्या एवं भू क्षेत्र की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिला है और 1968 ईस्वी में गणतंत्र घोषित किया गया। 1988 ईस्वी में भारतीय सेना का विदेशी धरती सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन जो है कैक्टस था, ठीक है। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश जो है क्या है, मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित है, तो ई ऑप्शन। तो देखिए कि जो है फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है,
नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रस्तुत किया जाता है। लोहा जो है सोडा जो है वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है यदि डोबराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? 61 का ये आर्सेनिक। तो यदि डोबराइनर से त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस एवं एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य आर्सेनिक होगा। फास्फोरस का जो परमाणु भार होता है ये 30.974 होता है। एंटीमनी का परमाणु भार 121.76 होता है। ठीक है, डोबराइनर के त्रिक। अब देखिए कि आर्सेनिक जो है एक उपधातु है। आर्सेनिक कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में जो है गैलियम आर्सेनाइड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी भी एक उपधातु है। एंटीमनी का यौगिक एंटीमनी सल्फाइड का प्रयोग ज्वलनशील पदार्थ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। कारण तो कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में देखने पर जो है इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन के दो नियम हैं कि आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन की अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है एक नियतांक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 है कि कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है? तो ए ऑप्शन इथीन। तो इथीन यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब उनके बीच जो है द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। ऑक्सीजन अणु का बनना द्विक सहसंयोजक बंधन है। नाइट्रोजन अणु का बनना त्रिक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। और एसिटिलीन जो है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आता है। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? 64 का ए उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनकी जो है परमाणु संख्या में के बढ़ते क्रम में की गई है। किन्हीं दो तत्वों की परमाणु संख्या एक नई नहीं होती है। फिर देखिए मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया। उनके अनुसार तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन जो है बताया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है। आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त 2 है जिसमें केवल 2 तत्व हैं। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं जिन्हें लघु आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कि CuO + H2 तिरचिन Cu + H2 यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? 65 का होगा सी ऑप्शन रेडॉक्स। तो यह जो है रेडॉक्स का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें कहता है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? 66 का होगा बी नस्ल। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई नस्ल है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक माना जाता है। इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। प्रथम शब्द वो जो है वंश का नाम तथा दूसरा शब्द जो है जाति नाम कहलाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस कैरोलस लीनियस ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने दिया है। फिर देखिए कि नेक्स्ट है कि होमी वंश का नाम है और सेपियंस जाति का जो होमी सेपियंस कहलाता है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कहता थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो सी ऑप्शन बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। नारद कप, चड्ढा कप
अमृत दीवान कप आदि भी बैडमिंटन से संबंधित है। भारत ने 2022 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। बैडमिंटन की सर्वोच्च जो संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई और बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई 44 फीट, चौड़ाई जो है 20 फीट तथा नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। नेक्स्ट, जून 2023 में रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन रवि सिन्हा। तो जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। रॉ प्रमुख रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर जिले से है। तपन कुमार डेका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का वर्तमान में प्रमुख है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट है कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो 69 का ये नॉर्वे। तो देखिए 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को नॉर्वे के मैक्सल कार्लसन द्वारा पराजित कर दिया गया। फिर शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने हाल ही में जो जारी फीडे रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर 9वें स्थान पर पहुंच गए। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। आदित्य सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। उसके बाद है कि उपला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर, जबकि 81वें ग्रैंड मास्टर जो सायंतन दास बने हैं। शतरंज में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर एवं पहली भारतीय महिला जो है कोनेरू हम्पी हैं। अक्टूबर 2023 में कार्तिकेयन मुरली ने क्लासिकल चेस में जो है मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसे पूरी दुनिया के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पोटला, ठीक है, उसको पेंटाला हरिकृष्णा और विश्वनाथन आनंद ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? ए ऑप्शन रवि कन्नन। तो असम के आर रवि कन्नन ने वर्ष 2023 के लिए जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार के 4 विजेताओं में एक नामित किया गया है। आर रवि कन्नन को यह पुरस्कार अनकेंद्रित तथा गरीबी के कल्याण हेतु कार्यक्रमों के माध्यम से असम ये कैंसर के उपचार में क्रांति लाने हेतु प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।